गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 1726 के चार्टर के बारे में बात कर रहे हैं। 1726 का जो चार्टर है वो उसमें मेन रूप से निगम की स्थापना की गई और निगम की स्थापना इसलिए की गई ताकि उसके अंतर्गत उसके अधीनस्थ मेयर कोर्ट को स्थापित किया जा सके। निगम के जो सदस्य थे वो सदस्य ही मेयर कोर्ट के न्यायाधीश हुआ करते थे। अब हम मेयर कोर्ट की ही बात करते हैं। 1726 के चार्टर के द्वारा निगम के मेयर और एल्डरमैन, जो एल्डरमैन थे वो विशेष सभासद थे। वो विशेष सभासद मिलकर मेयर कोर्ट की स्थापना करते थे और मेयर कोर्ट की जो गणपूर्ति थी, जो कोरम था, वो कोरम 3 था। 3 से मतलब है एक मेयर और 2 एल्डरमैन। एक तो स्थिति ये हो सकती थी या फिर मेयर अगर अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में जो सीनियर, सबसे जो सीनियर है, वरिष्ठतम एल्डरमैन, वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में बैठता था और बाकी 2 अन्य एल्डरमैन हुआ करते थे। ऐसे कुल मिला के टोटल 3 न्यायाधीश हुआ करते थे जो कि न्याय कार्य में बैठ सकते थे। मेयर या फिर वरिष्ठतम एल्डरमैन प्लस 2 एल्डरमैन। मेयर कोर्ट सप्ताह में केवल अधिकतम मैक्सिमम 3 दिन ही बैठती थी, 3 दिन ही न्याय कार्य करती थी। बाकी जो सप्ताह के जो 4 दिन है मेयर कोर्ट नहीं चलती थी। न्यायाधीश कार्य की बात करें, जुरिडिक्शन की बात करें, तो मेयर कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है उसको हमने 4 पार्ट में बांटा है। सबसे पहला भाग है इसका क्षेत्रीय अधिकार, रीजनल जो इसके जुरिडिक्शन थे उनकी बात कर रहे हैं हम। दूसरा दीवानी अधिकार, जो दीवानी या सिविल जो मामले हैं उनके अंदर क्षेत्राधिकार। प्रोबेट का अधिकार तीसरा, और चौथा है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय। इस तरह से इसका जुरिडिक्शन 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रीय अधिकार की। मेयर कोर्ट संबंधित प्रेसिडेंसी नगर की जो सीमा है उन सीमाओं में तो रहती थी, इसके अलावा आसपास की जो अन्य जो पड़ोसी बस्ती थी वहाँ तक भी इसका विस्तार था। इसका क्षेत्रीय जो अधिकार था वो आसपास की बस्तियों तक भी, निकटतम बस्तियाँ थी वहाँ तक भी था। क्योंकि जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे वो 3 ही थे, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। उनके आसपास की जो बस्तियाँ हैं वो सारी की सारी संबंधित निकटस्थ जो प्रेसिडेंसी टाउन थे उसके अंडर ही आती थी। यहाँ पर केवल दीवानी मामलों में ही इसको अधिकार दिया गया था। क्षेत्रीय जो मामले थे, क्षेत्रीय अधिकार थे, उनमें केवल दीवानी मामले। फौजदारी मामलों के अंदर मेयर कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको विशेष कोई अधिकार नहीं दे रखा था। उनको केवल इतना सा अधिकार था कि वो ग्रांड जूरी के रूप में बैठ सकते थे, इसके अलावा और कोई अधिकार नहीं था। दूसरा जो क्षेत्राधिकार है वो है दीवानी मामलों में अधिकार की बात करते हैं। सिविल मामले, तो सारे जो दीवानी मामले थे, जो सारे सिविल मामले थे, चाहे वो छोटी राशि से लेकर बड़ी से बड़ी, कितनी भी बड़ी राशि हो, उसके मालियत के जितने मामले थे वो सारे के सारे मामले मेयर कोर्ट में सुने जा सकते थे। तीसरा जो क्षेत्राधिकार है प्रोबेट का अधिकार। प्रोबेट के अधिकार के अंदर वसीयतें तस्दीक करना सबसे पहला काम था। जो वसीयत, किसी मृत व्यक्ति की वसीयत होती थी, क्या वो सही है, उसी व्यक्ति ने की है, तो उसके लिए सारी जो तस्दीक करने का काम, जो वेरीफाई करने का काम था, वो मेयर कोर्ट का ही रखा गया। दाय विभाजन विषयक जो प्रपत्र जारी करना था, चाहे वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर संपत्ति का जो दाय विभाजन था उसका प्रपत्र जारी करने का जो दायित्व था, वो दायित्व इसी के ऊपर था, मेयर कोर्ट के ऊपर ही था।
और दीवानी मामले ये इस यहाँ पे प्रोबेट के अधिकार के अंतर्गत इसको हम ले सकते हैं। प्रोबेट के जो प्रपत्र जो भी होते थे, प्रोबेट मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि प्रोबेट एक ऐसा अधिकार था, एक ऐसा ये लेटर होता था जो कि अगर मृतक व्यक्ति वसीयत करके मरा है तो उस स्थिति में जो मृतक का वारिस है, उत्तराधिकारी है, वो कोर्ट में जाता और उस संबंधित कोर्ट के अंदर जाकर मृत्यु की सूचना देता। मृत्यु की सूचना के बाद में कोर्ट उसको वेरीफाई करती वसीयत को कि वास्तव में ये मृतक व्यक्ति की वसीयत है, और मृतक व्यक्ति के बारे में भी पूरी छानबीन वो करती थी। इसके बाद वो प्रोबेट जारी करती थी। प्रोबेट में उस व्यक्ति का नाम लिखा होता था जो कि वसीयत में लिखा हुआ है, उसी व्यक्ति को उस मृतक व्यक्ति की संपत्ति मिल जाती थी। जो प्रोबेट के प्रपत्र थे वो मृतक के किसी भी निकटतम संबंधी को या उत्तराधिकारी को, प्रमुख महाजन को, या फिर अन्य किसी भी रुचि रखने वाले जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को जारी किया जा सकता था। यहाँ पे कुछ कैटेगरी दे रखी है। सबसे पहले तो निकटतम जो संबंधी है, उत्तराधिकारी है, उसके लिए उसको जारी किया जाता था। अगर वो नहीं था तो उसी हालत में प्रमुख महाजन को जारी किया जाता था, या फिर अन्य कोई व्यक्ति जो उसमें इंटरेस्ट रखता हो, जो रुचि रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को जारी किया जा सकता था। इनकी जो भी गतिविधियां थी, जो उत्तराधिकारी थे, उनकी सारी गतिविधियों पर कोर्ट कंट्रोल रखता था, उसकी गतिविधियों की पूरी निगरानी रखता था। चौथा जो था हमारे अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेख न्यायालय के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी पिछले पार्ट में, और फिर भी मैं एक चीज़ और ये यहाँ बता देता हूँ कि मेयर कोर्ट की जो निर्णय थे, उन निर्णयों को उनकी पूरी लेखा जोखा रखा जाता था। क्या उसमें क्रियाविधि अपनाई गई है, जो प्रोसीजर्स हैं उनका हवाला होता था, और फिर उस अभिलेख न्यायालय में उसके जो निर्णय होते थे, निर्णयों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। संशोधन केवल संबंधित कोर्ट जो थी वो ही उनमें संशोधन कर सकती थी। न्यायालय के जो आदेश हैं और निर्देश हैं, उनका अगर कोई उल्लंघन करता था, न्यायालय कोई अपमान करता था, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के अवमानना के लिए दंडित भी किया जा सकता था। तो इस तरह से ये अभिलेख न्यायालय के बारे में बातें हैं, और अगर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हुआ है तो सजा देने का अधिकार भी उस मेयर कोर्ट के पास ही रखा गया था। दूसरी चीज आती है यहाँ पे, पहला तो न्यायाधिकार था, दूसरा शेरिफ की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द शेरिफ। शेरिफ कौन होता था? ये न्यायालय का एक व्यक्ति होता था जिसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती थी। 1 साल के लिए उसकी नियुक्ति की जाती थी। न्यायालय के जो भी प्रपत्र होते थे, चाहे वसीयत के प्रपत्र हो, प्रोबेट के हो, उनको निष्पादित किया जाना है, एग्जीक्यूशन में लाना, ये काम इसी शेरिफ का हुआ करता था। इसके अलावा कोर्ट के जो समन थे, वारंट थे, उनको संबंधित व्यक्ति को पहुंचाना, उस पर तामील करना, ये इसका मुख्य काम था। मेयर कोर्ट के निर्णयों के निष्पादन और प्रवर्तन के लिए आदेश व सम्मनों को पहुंचाने के लिए शेरिफ की नियुक्ति की गई थी। यानी न्यायालय के जो निर्णय होते थे उनका निष्पादन करना और उनको प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन से मतलब है इन्फोर्समेंट के लिए आदेश व सम्मनों को पहुंचाने के लिए शेरिफ की नियुक्ति, जिनका क्षेत्रीय अधिकार न्यायालय के अनुसार रखा गया। जिस न्यायालय का क्षेत्राधिकार जहाँ तक है, क्षेत्रीय अधिकार, वहाँ तक वो शेरिफ इस कार्य को, न्यायालय के कार्य को वो पूरा करता था। इसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती थी। गवर्नर इसको नियुक्त करता था और 1 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति होती थी।
तीसरी बात करते हैं मेयर कोर्ट से अपील की व्यवस्था। मेयर कोर्ट ने कोई भी निर्णय दिया है, हम ये समझते हैं कि मेयर कोर्ट सिविल मामलों से संबंधित कोर्ट थी और सिविल के मामले, जो व्यवहार के मामले हैं, जो यहाँ पर ऐसे जो मामले हैं जो कि दीवानी मामले हैं, दीवानी शब्द यहाँ पे काम में लिया गया है, दीवानी मामले। और दीवानी मामलों में जो प्रथम अपील थी, वो पहली अपील निर्णय होने से 14 दिन के अंदर गवर्नर एंड काउंसिल, जो प्रशासन की मुख्य इकाई और फौजदारी की बड़ी अदालत थी, उसमें ही अपील करने की व्यवस्था रखी गई। और वो भी कब, जब निर्णय हुआ है उस निर्णय से 14 दिन की अवधि के भीतर फर्स्ट अपील की जा सकती थी गवर्नर एंड काउंसिल के यहाँ। सेकंड अपील की बात करते हैं तो सेकंड अपील जिस मामले की, जो सिविल मामला था, जो दीवानी मामला था, उसकी मालियत 1000 पैगोडा या उससे अधिक हो। 1000 पैगोडा की बात की है। पैगोडा के बारे में हमने बताया था कि पैगोडा उस समय चलने वाली एक मुद्रा थी और 1000 पैगोडा या अधिक मालियत के मामलों में उस अपील को किंग इन काउंसिल, प्रिवी काउंसिल में ले जाया जा सकता था। प्रिवी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट थी इंग्लैंड के अदालती मामलों के लिए, सुप्रीम कोर्ट। और हमने ये देखा है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया। हमारी आज़ादी के 2 वर्ष बाद तक भी, सन 1949 तक, हमारे कोर्ट से जो अपीलें हैं वो प्रिवी काउंसिल में जाती रही हैं। ये विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि देश आज़ाद हो गया, उसके बाद भी हमारे देश की कोर्ट से अपीलें प्रिवी काउंसिल को जारी है। तो यहाँ पे प्रिवी काउंसिल, किंग एंड काउंसिल, जो बड़ी कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट थी इंग्लैंड के लिए, वहाँ पर इसको भेजा जाता था। और 1000 पैगोडा या इससे अधिक मालियत के मामलों में ही ये सेकंड अपील हो सकती थी। चौथी बात करते हैं, चौथा जो प्रोविज़न है मेयर कोर्ट की कार्यप्रणाली, प्रोसीजर ऑफ द मेयर कोर्ट। अब प्रोसीजर क्या थी? तो कार्यप्रणाली का जो मेन आधार था, वो आधार की बात करें तो मेन आधार था अंग्रेजी जुडिशियल सिस्टम, इंग्लिश जुडिशियल सिस्टम, अंग्रेजी न्याय पद्धति। ये इसका आधार स्तंभ था, कार्यप्रणाली का आधार था। और इसमें हम बात करते हैं कि किस तरह से मामले कोर्ट में जाते थे, उनकी किस तरह से हम ये शुरुआत हुआ करती थी उस समय। तो कोर्ट में मामले की शुरुआत होती थी वो वादपत्र के माध्यम से हुआ करती थी। वादपत्र, किसी भी मामले में वाद का प्रारंभ इसी वादपत्र से ही होता था। ये रिटन स्टेटमेंट था, रिटन में लिखा जाता था, इसको वादपत्र को रिटन स्टेटमेंट कह सकते हैं। ये रिटन में लिखा जाता था और उसी न्यायालय में दर्ज किया जाता था जहाँ पर कि उस मामले को ले जाया जा रहा है। इसी में विशेष बात है कि प्रतिवादी की अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थिति की घोषणा, कि प्रतिवादी उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसकी घोषणा वादी को करनी पड़ती थी रिटन स्टेटमेंट में, वादपत्र में। वादी को सह शपथ करनी पड़ती थी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि उसको शपथ लेनी पड़ती थी कि अमुक व्यक्ति जो कि इस मामले में प्रतिवादी है, वो प्रतिवादी इसी न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार में आता है, इसके क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत आता है। ये शपथ के साथ में वादी को करनी पड़ती थी और जिसके आधार पर समन जारी किया जाता था। समन और वारंट, 2 तरह के न्यायालय के विशेष प्रपत्र हुआ करते थे कि किसी भी व्यक्ति को, प्रतिवादी को या किसी व्यक्ति को स्वयं उपस्थित होने के लिए या उसके अधीनस्थ कोई भी ऐसा दस्तावेज है उसको कोर्ट में प्रस्तुत करे
कोर्ट उसको देखने के लिए मंगाना चाह रहा है तो ऐसे व्यक्ति के लिए समन जारी किया जाता था। और समन की जो तामील है वो तामील आपको पता है कि किसके द्वारा की जाएगी? शेरिफ के द्वारा। जो शेरिफ की नियुक्ति हुई थी तो शेरिफ ही समन की तालीम करेगा, और अगर वारंट जारी किया जाता है बाद में तो वारंट की तामील भी वो ही कराएगा। समन में क्या क्या चीज़ें होती थी? सुनवाई का दिन होता था, किस दिन सुनवाई होनी है, तारीख पेशी कब है, उस तारीख का हवाला, स्थान, कौन से कोर्ट की बात कर रहे हैं, उनमें शॉर्ट में, संक्षेप में जो दावा है उस दावे का विवरण, दावे का जो आधार है वो दिया होता था। तो समन में क्या क्या चीज़ें होती थी? समन में सबसे पहले चीज़ होती थी सुनवाई का दिन, किस दिन सुनवाई होगी, तारीख किस स्थान पे होगी, और साथ ही साथ संक्षेप में दावे का आधार भी दिया होता था। अगर वो व्यक्ति जो प्रतिवादी है वो समन पे उपस्थित कोर्ट में नहीं होता है, अगर समन पे कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो उसके लिए वारंट जारी करने का अधिकार भी मेयर कोर्ट को था। तो ऐसे मामलों में वारंट जारी किया जाता है। वारंट से मतलब है कि ऐसे मामले अगर वारंट जारी कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को जिसके लिए ये वारंट जारी किया गया है तो उसको लेके आना है, गिरफ्तार करके उसको कोर्ट में पेश करना है। ये वारंट जारी इसलिए किया जाता था। इसके लिए जमानत आदि लेने का जो अधिकार है वो मेयर कोर्ट को ही था। अगर गिरफ्तार करके उसको लिया है तो ऐसी स्थिति में मेयर कोर्ट का ही अधिकार था कि वो उस व्यक्ति को जमानत दे या फिर उसको कस्टडी में ले ले। ये दोनों अधिकार उसी के लिए थे। इसी के अलावा मेयर कोर्ट द्वारा जो डिग्री दी गई है उसका निष्पादन, उसका एग्जीक्यूशन ये शेरिफ के द्वारा ही किया जाता था। पांचवी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है मेयर कोर्ट में प्रयोग होने वाली विधि। हमने बात की थी शुरू में जब इसका जो इंट्रोडक्शन हमने दिया था इस 1726 के चार्टर का, तो उसमें हमने बात की थी कि अंग्रेजी विधि भारत में कब लागू हुई। इसके लिए कोई अलग अलग हम कह सकते हैं कि अलग अलग तिथियों में भारत में ये अंग्रेजी विधि का प्रयोग किया गया, लेकिन सामान्य रूप में अगर देखा जाए तो अंग्रेजी विधि का जो प्रयोग है वो 1726 के चार्टर के माध्यम से ही किया गया। यहाँ पर मेयर कोर्ट में प्रयोग होने वाली जो विधि है उसकी बात कर रहे हैं। 1726 के राजपत्र में स्पष्ट नहीं था, ये साफ साफ प्रावधान नहीं दिया गया था कि मेयर कोर्ट कौन सी विधि से मामलों का निर्णय करेगी। यहाँ पे निश्चित नहीं था कि मेयर कोर्ट मामलों का जो निश्चय है, मामलों का जो निर्णय है वो कौन सी विधि के द्वारा करेगा, ये क्लियर नहीं था। राजपत्र में केवल इतना ही दिया रखा था कि मेयर कोर्ट मामलों का निर्णय न्याय व औचित्य के आधार पर करेगी। न्याय औचित्य यहाँ वही चीज़ आती है, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड सेंस। न्याय, साम्य और